first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Pharma Pathfinders and make your pharmacist DI exam dreams come true. Download the app now. नमस्कार संजय जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, बस अच्छा फाइन हूँ। हाँ, अपने दर्शकों को सबसे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं, क्योंकि जो लाइव सेशन होने वाला है ये टॉपर स्टॉक है, हम लोग रखते हैं और इसका मेन जो मकसद होता है ताकि बच्चे जो हैं सीखे जो गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग सक्सेस हो चुके हैं। तो जो सक्सेसफुल जी जी एस्पिरेंट है उनसे जरूर कुछ ना कुछ सीखें और जो भी कमियां रह गई हैं उसको दूर करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले मैं जी अपने दर्शकों को बता दूं कि संजय जी का पूरा नाम है संजय कुमार प्रजापति और इन्होंने अभी जो गुजरात पंचायत सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जिसको जीपीएसएसबी बोला गया है, उसमें जूनियर फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आई थी उसमें 111वीं रैंक इन्होंने हासिल की हुई है और मेरे ख्याल से 254 के आसपास 254 पोस्ट वर देयर एंड ही हैज गॉट द रैंक ऑफ 111, 111 रैंक इन्होंने हासिल की है। और एग्जाम की बात की जाए तो एग्जाम वाज ऑन आई थिंक 8th ऑफ मई। तो सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। संजय जी, बहुत बेसिक सा सवाल मैं आपका जो है आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि चूंकि इस समय कंपटीशन के दौर में लॉट ऑफ कंपटीशन इज देयर और सब लोग अपने अपने हिसाब से तैयारी करते हैं, अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से तैयारी करते हैं। आपने भी अपने हिसाब से स्ट्रेटजी से फॉलो किया और शायद थोड़ी बहुत मदद जो है मेरे मेंटरशिप से भी आपने शायद ली। तो एक गवर्नमेंट जॉब में आज के दौर में क्वालिफाई होना और उसमें सिलेक्शन होना कैसा लग रहा है आपको? बहुत बेसिक सा सवाल है, मैं अच्छा आस्किंग यू। अच्छा लग रहा है मुझे। यस। और संजय जी, सबसे बहुत बेसिक सवाल जो कि मैं कॉमन इंटरव्यू में भी देखता हूँ और मेरा भी सवाल वही रहेगा कि आपने क्या ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो की थी, क्योंकि 254 सीट थी, सो डेफिनेटली 254 पीपल आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड। तो जी उसमें जी ऐसी क्या स्ट्रेटजी थी कि आप उस लिस्ट में आ पाए? क्या बेसिक स्ट्रेटजी आपने फॉलो की थी? जी, मैंने आपका फार्मा पाथ फाइंडर का जो सिलेबस लिया था, जो उसकी कंटेंट थी वो बहुत मुझे बेनिफिट मिला उससे। यस। मोस्ट ऑफ सिलेबस कवर हुआ। इससे मुझे जो फार्मा का जो मेरा था, जो सिलेबस वो पूरा कवर हुआ और जो दूसरा था वो जो बाहर का, मतलब ज्योग्राफी वो सब, हिस्ट्री वो सब भी मैंने दूसरे से प्रिपरेशन की, तो मुझे अच्छा रहा इससे। ओके। संजय जी, अगर इस प्लेटफॉर्म की बात करें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है अभी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है फार्मा पाथफाइंडर्स और जी जी बहुत ही कम एफोर्डेबल प्राइस पे क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है और हम लोग काफी सिलेक्शन भी दे चुके हैं बहुत कम समय में। तो जी ये जी प्लेटफॉर्म आपको कैसा लगा और क्या ऐसी कुछ खास बातें जो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में, जो आपको थोड़ा ये यूनिक लगा हो, प्लेटफॉर्म जो थोड़ा अच्छा लगा हो? प्लेटफॉर्म अच्छा रहा क्योंकि टाइम सर हमको पूरा सिलेबस कवर करवाया, जिससे हमको बहुत बेनिफिट मिला था। यस। और जो कंटेंट जो है वो पूरी सब कवर हो जाती है, मतलब जो जो फार्मा का आता है, जो जो सिलेबस में। ओके। ओके संजय जी, जैसा कि इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग ज्यादातर फोकस करते हैं रिवीजन पर। देखिए, क्वालिटी जो वीडियोस होते हैं ये एक पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं प्रिपरेशन के लिए। शायद उस पैटर्न को आपने भी फॉलो किया होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस को देखते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हैं, फिर अपनी पढ़ाई करते हैं उस हिसाब से, फिर कुछ शॉर्ट नोट बनाते हैं ताकि वो लास्ट टाइम पे रिवीजन कर सके। क्या आपकी जी स्ट्रेटजी जी सेम थी या कुछ इससे अलग थी, कुछ आपने एक्स्ट्रा अलग किया? बस वही थी, पर जो मेरा जो था ना, वो जो बाहर का कंटेंट, जो इंग्लिश ग्रामर, गुजराती ग्रामर, वो जो मैंने अलग से की, और फार्मा का भी अलग से की। ओके, पैटर्न आपने सेम तो फॉलो थ्री किया था तैयारी स्टार्ट करने के सेम लिए? फॉलो यस। सेम फॉलो। और संजय जी, बच्चे, ये जो सारे सवाल मैं पूछ रहा हूँ ये ज्यादातर बच्चों के ही होते हैं। तो बच्चे पूछते हैं कि सर कितना समय एग्जैक्टली दिया, हाउ मच टाइम डू वी नीड फॉर ए फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन, वेदर इट इज सेंट्रल एग्जामिनेशन, वेदर इट इज स्टेट एग्जामिनेशन, कितना समय अप्रोक्सीमेटली मैं आपको क्या लगता है? मैंने 3 मंथ का लिया था। 3 मंथ्स के राउंड आपने डेडिकेटेड तरीके से प्रिपरेशन हाँ की थी? जी राइट। जी और क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो भी पूछते हैं सर कब फाइनल ईयर में आने के बाद करें, या फिर कई बच्चे पास आउट होने के बाद करते हैं, कई बच्चे थर्ड ईयर में ही जीपैट वगैरह प्रिपरेशन करते रहते हैं और साथ में भी करते हैं उसको। तो सही तरीका क्या होता है कि टाइम ऑफ प्रिपरेशन क्या सही होगा एग्जैक्टली कि जब हम पास आउट हो जाए उसके बाद सोचें, या फिर रहते रहते ज्यादा करें तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रह- होगा आज के? रहते रहते करे तो भी ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उससे हमका फार्मा का जो होता है वो अच्छा कवर होता है। यस।
सो टाइम हमें थोड़ा सा लेना चाहिए क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है। तो संजय जी का बढ़ भी रहा है। यस, संजय जी का भी कहना है और मैं भी ऐसा मानता हूं कि आपको टाइम रहते हुए प्रिपरेशन करनी चाहिए, लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल नहीं आपको करनी चाहिए। बाकी एक और बड़ा मिथ रहता है कि क्या 100% जो एग्जामिनेशन होता है क्या वो कवर करके जाना चाहिए। जहां तक मैं समझ पाया हूं, जहां तक मेरा तजुर्बा कहता है कि 100% तो पॉसिबल नहीं होता है सिलेबस को कवर करना। आपको नहीं क्या होता। लगता है, क्या ये पॉसिबल है, और क्या टू द पॉइंट जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए, या ज्यादा फोकस हमारा है सिलेबस कंप्लीशन पे होना चाहिए? जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसी उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि हम 100% तो पूरी तैयारी नहीं कर सकते उसकी। यस। पूरा तो पूरा सिलेबस तो नहीं कवर हो सकता। यस, तो आपने क्या मतलब ज्यादा प्रीवियस ईयर पे फोकस किया था या सिलेबस पे आपने थोड़ा देखा था? कैसे किया आपने मैनेज इसको? मैंने मैंने सिलेबस पर किया था, जो जो मतलब अगले अगले साल के जो जीपीएसएसबी के जो एग्जाम पेपर थे, उस पैटर्न से मैंने तैयारी की थी, तो कौन सा कितना कवर होता है कितना, उससे ओके। हिसाब से मैंने। ओके, क्योंकि आपने कोर्स को एक्सेस किया तो उसमें सारी चीजें क्वालिटी वाइज थोड़ा मैं जानना चाहूंगा। देखिए, मैं ओपनली क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों से, ऐसा नहीं कुछ छुपाने वाला है, क्योंकि हमें ट्रस्ट है कि हम क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी लेकिन बच्चों से भी जानना जरूरी है। हम अपनी तरफ से तो बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेस्ट तभी होगा जब आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जो लेक्चर्स जी। हैं उनकी क्वालिटी कैसे आपको लगी? जो मैं बीच बीच में लेक्चर में शायद आपने नोटिस किया, और बीच बीच में बोलता हूँ कि मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स, अपने शॉर्ट नोट हैंडी बनाई जो लास्ट टाइम पे आपको इट विल वर्क फॉर यू। तो वो जो टेक्निक है कितना कारगर लगता है आपको? आपको क्या इससे कुछ वो हेल्पफुल हुआ था? हाँ, हेल्पफुल हुआ था, क्योंकि जो आपका लेक्चर था उसके बाद जो हम नोट्स बनाते थे, नोट्स बाद में भी हम पढ़ सकते थे, तो अच्छा लगा था। ओके। कवर हो जाता था सिलेबस। अब इसमें संजय जी देखिए, प्रिपरेशन का तो टाइम करीब काफी होता ही है, 2-3 महीने, 4 महीने, कभी कभी ये जी। 6 महीने भी लग जाते हैं। और प्रिपरेशन हमारी भले से अच्छी हो, लेकिन जो टाइम गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है, आपके गुजरात में तो थोड़ी सी चीजें फास्ट हैं, लेकिन मैं यूपी से बिलोंग करता हम्म। हूँ। तो यहाँ तो थोड़ा सा गवर्नमेंट सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा डिले है। वैकेंसी आती जी। है तो उसको क्लियर होने में भी मिनिमम 5-6 महीने तो लग ही जाते हैं फाइनल रिजल्ट देने में। तो इस टाइम जी। पे जब तक फाइनल रिजल्ट ना आए तब तक अपने आप को कैसे, क्योंकि बहुत सारे अप एंड डाउन्स भी आते हैं। कभी हम बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हैं, 10-10 घंटे भी पढ़ाई कर लेते हैं। कभी इतना लो फील करते हैं कि किताब छूने का मन नहीं करता, सामने किताब होती है और बहुत गुस्सा आता है कि नहीं अभी पढ़ाई नहीं करना है। तो ऐसे टाइम में आप कैसे मैनेज करते हो? आप किस चीज का सहारा लेते हो? आप कैसे म्यूजिक वगैरह आप सुनते हो? कैसे करते हो आप मैनेज? मैं बस वो पढ़ाई करता हूँ, और जो बाहर के लिए जो सिलेबस होता है, मतलब दूसरा जो वो न्यूज़पेपर ऐसे ऐसे पढ़ते रहता हूँ, तो उससे मुझे टाइम भी अच्छा मिलता है और कवर भी हो जाता है सब। ओके, न्यूज़पेपर को आप एक सोर्स, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन भी आपको देता है, उससे थोड़ा सा हाँ, टाइम चेंज भी हो पास भी हो जाता है। जाता है, मतलब हाँ, चेंज भी हो जाता यस। एक चीज और आजकल देखिए, जब मुझे जहां तक याद है कि जब 2019 में हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि गुजरात के ही हैं है। तो मुझे याद है कि जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय 2019 में मार्च में उन्होंने अनाउंस किया कि लॉकडाउन लगेगा, इस वजह से सारी चीजें, कोविड बहुत तेजी से इंडिया में फैलने लगा। तो उस समय के बाद से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने फेस की। इस कोविड ने हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी रखे, लेकिन एक चीज मैंने सबसे बेहतर देखी वो ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में। जब जी। जी। एजुकेशन ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ आया, इट वाज लाइक अ रिवॉल्यूशन। इससे बहुत सारी चीजें हुई कि कम कोर्स में बहुत अफोर्डेबल प्राइस में चीजें हो गई। हाँ, इसमें कुछ कुछ कहीं पर थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई कि कुछ प्लेटफॉर्म इसका नाजायज फायदा भी उठाए, कुछ कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में फ्रॉड भी हुए। एजुकेशन के क्षेत्र में नहीं, लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कई सारे फ्रॉड भी हुए इस चक्कर में। लेकिन शिक्षा के जगत में देखा जाए अगर, तो एजुकेशन के सिस्टम में, सो इट वाज लाइक अ रिवोल्यूशनरी आइडिया इट वाज देयर। तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या लगता है कि क्या फर्क है, और कौन सा बेटर ऑप्शन लग रहा है आज के सिनेरियो को देखते हुए? आज के सीनरी के हिसाब से तो मुझे ऑनलाइन अच्छा लगता है, क्योंकि कोई भी टाइम हम पढ़ सकते हैं, और यस। बस अंगुली पे हम सब कुछ कर सकते हो, मतलब हमको ट्रांजेक्शन करना हो या दूसरा यस। कुछ भी करना हो तो थोड़े टाइम में हो जाए, टाइम बचता है। यस, एक प्राइस का भी आता है कि अफोर्डेबल प्राइस में चीजें मिल सकती है। दूसरी बात, रिमोट एरियाज में भी एक्सेस होती है आज जो भी। जी। जी। हाँ। जैसे
जैसे टेलीमेडिसिन का क्षेत्र है, एक बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर से एक गांव का भी बंदा जो है इलाज करा सकता है। तो सेम तरीके से एजुकेटर से पढ़ सकता है वो, गांव देहात में भी, रूरल एरियाज में भी एक्सेस कर सकता है, तो एक एडवांटेज है। बाकी कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। तो मुझे भी लगता है कि थोड़ा डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन ये अपने ऊपर होता है कि हम किस चीज को प्रेफरेंस दे रहे जी, हैं। तो आपको वो क्या है लगता ही। है संजय जी कि ये डिस्ट्रैक्शन वाला मैटर कैसे हम लोग इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं? क्योंकि बच्चे पता लगा पढ़ने गए, यूट्यूब खोल लिया उन्होंने, इंस्टाग्राम खोल लिया, रील्स देखने लगे बच्चे। वो तो सर अब बच्चे पर जाता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट किस में है उस पर जाता है। जी क्योंकि जी। हम उनको उसमें उसमें इंटरेस्ट पड़ता है तो वो खोल के बैठ जाता है। ओके। तो इसको मिनिमाइज कैसे किया जाए, मतलब फोकस कैसे बढ़ाया जाए एजुकेशन पे? क्योंकि बस वही आप यूट्यूब एक बहुत बढ़िया सोर्स भी है ऑनलाइन पढ़ने का, और सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन भी है। लेकिन उसको बच्चे सही तरीके से यूज करते हैं तो काफी चीजें सीखते हैं। जी जी, वो बच्चे का सर इंटरेस्ट पर जाता है, वो तो उसको कैसा इंटरेस्ट पड़ता है उस पे वो। ओके। बाकी संजय जी देखिए, आपके जूनियर भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब लेना आज की दुनिया में और आजकल के इस सिनेरियो में काफी चीजें जो है चैलेंजिंग तो है ही, आप भी शायद मानते हैं इस बात को, सभी लोग जानते हैं। जी जी लेकिन इसमें आपके जूनियर भी हैं, अभी जो पीछे वाले जनरेशन आने वाली, कुछ सीनियर भी होंगे, वो लोग भी कोशिश कर रहे होंगे, मे बी दे में बी सिलेक्टेड, और कुछ लोग नहीं सिलेक्ट हो पाए होंगे, सो दे वर लुकिंग फॉर द बेटर ऑप्शन। तो क्या सजेशन आप उनको एक मैसेज देना चाहेंगे कि मतलब कैसे चीजों को मैनेज करें वो, कि थोड़ा शॉर्ट स्पैन में जो है सिलेक्शन हो जाए पॉसिबल? जी जी, अच्छे से प्रिपरेशन करे तो हो जाएगा। मतलब जो जो कंटेंट मतलब सिलेबस दिया हुआ है गवर्नमेंट की ओर से, उसको यस। कवर हो सके, इसी तरह इसी पैटर्न से जो तैयारी करे तो उसको पूरे मतलब सफलताएं मिलती है। ओके। यानी कि सिलेबस पे जो है हमें स्टिक रहना है, कहीं ना कहीं वो सिलेबस इज द की जी पॉइंट। जी यस। सिलेबस जी, पे और रहना है बाकी। टाइम मैनेजर, यस यस। और पेपर कुछ के टाइम बच्चे। में जो टाइम मैनेजर, यस संजय जी, हाँ बताइए, कुछ कह रहे थे आप? जो अब पेपर आता है जो उसके उसको टाइम मैनेज के हिसाब से ही चलना चाहिए, क्योंकि इससे कई कई लोगों का छूट जाता है तो उससे बहुत नुकसान होता हाँ ये भी है टाइम मैनेजमेंट का। और है। एक जी लास्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैं कहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि ये सारी बातें जी जो है मिथ एक मन में बच्चों के रहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे आपकी राय जानी जाए, क्योंकि आप उस मुकाम पर है, आप वहां पर है, आपने सक्सेस पाई हुई है, तो आपसे बेटर ऑप्शन जो है, आपसे बेटर सजेशन कोई नहीं दे सकता अभी फिलहाल। एक बच्चों जी के मन में रहता है नंबर ऑफ सीट को, वैकेंसी को लेके बहुत परेशान रहते हैं बच्चे। संजय जी शायद आप मेरी जी बात को समझ पाए। मैं जैसे जब भी देखता हूँ यूपीएससी एग्जामिनेशन में, उसका प्रीलिम्स है, मेंस है, उसके बाद इंटरव्यू है, तो उनका एक क्राइटेरिया रहता है यूपीएससी में कि क्या करते हैं वो, मल्टीपल स्टेज के एग्जामिनेशन में जितनी नंबर ऑफ सीट होती है उसके 13 टाइम्स 10 टाइम्स वो मेंस में लेते हैं, 3 टाइम्स इंटरव्यू में बुलाते हैं। तो जी मल्टीपल स्टेज में नंबर ऑफ सीट मायने रखता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सिंगल स्टेज वाले वनडे एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें चाहे सीट 1,000 हो, चाहे 500 हो, चाहे एक सीट हो, तो उसमें क्या नंबर ऑफ सीट मायने रखता है? जी, मायने रखता है, क्योंकि सर कई लोग जो मतलब दूसरी जॉब करते होते हो वो भी सिलेक्ट होते हैं, तो वो लोग मतलब हाजन मतलब वो जॉब लेते नहीं हो, तो इसलिए क्योंकि कई बच्चे कहते हैं नंबर सर ऑफ जॉब्स होते हैं। हमें तो सीट एक ही चाहिए होती है, और सिलेक्शन होने के बाद चाहे हमारी फर्स्ट रैंक है, जैसे अब 254 रैंक है, तो चाहे 111 जी जी 111 रैंक हो, चाहे 100 रैंक हो, चाहे 1 रैंक हो, एवरीबडी इज ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, बिकॉज एवरीबडी इज फार्मासिस्ट विद इन द रैंक। तो इसमें जी नंबर ऑफ जी सीट्स मायने रखते हैं, वही बच्चे बार बार पूछते रहते हैं कि सर 5 सीट है, जी कहीं क्या जाए एग्जामिनेशन देने के लिए? नहीं, एग्जाम देने तो जाना पड़े, क्योंकि इससे एक्सपीरियंस होता है और हमको दूसरी एग्जाम में भी बेनिफिट होता है। जब यस। एक बार सिलेक्ट नहीं होता तो दूसरी बार तो हो जाते हैं। बाकी एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे है, संजय जी, अभी सेंट्रल, क्योंकि ये स्टेट वैकेंसी है आपके गुजरात की, तो बेटर ऑप्शन अगर जी आप गुजरात से हैं तो बेटर ऑप्शन आपके लिए तो यही है। बट इससे और भी बढ़िया चांसेस लोग मानते हैं कि सेंट्रल वैकेंसीज, अगर आपके गुजरात में सेंट्रल वैकेंसीज आए, ईएसआईसी आए, आरआरबी हाँ के थ्रू आए, तो क्या लगता है आपको वो बेटर ऑप्शन मेरे ख्याल से जाना चाहिए आपको? आपको आप क्या मानते जी, हैं इस पे? जाना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा रहता है उससे। सेंट्रल, बच्चे बोलते हैं उसमें कि मतलब सेंट्रल में। प्लेस जी जी। मतलब प्लेस अच्छा मिलता है, क्योंकि सिटी एरिया में मिलता है उससे।
जो ESIC की जॉब होती है उसमें। तो इसकी पोस्टिंग कहाँ ये लोग करने वाले हैं? अभी जीपीएसएसबी में जो हुआ है, ये रूरल एरियाज में भी बहुत ज्यादा है ये पोस्टिंग, या अर्बन दोनों में है? रूरल एरिया, मोस्ट ऑफ रूरल एरिया है सर। ओके, ओके, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मोस्टली ज्यादातर मैंने सवाल जो है आपसे पूछ लिया है। बाकी लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँ, क्योंकि आपने इस सवाल का जवाब मुझे जो है दे दिया है कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए एक बच्चों को। लेकिन जो यंग जनरेशन के हैं ज्यादातर, वो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएं, जीपैट के लिए जाएं, या फिर हायर स्टडीज के लिए जाएं। जैसे अगर बी फार्मा कोई बच्चा करता है तो वो ट्राई करते हैं मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए, कुछ लोग गवर्नमेंट जी जॉब जी। के लिए ट्राई करते हैं। आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है कि बैचलर्स के बाद सीधे गवर्नमेंट जॉब लेना, फार्मासिस्ट की हो चाहे डीआई की, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, या एम फार्मा करके, मास्टर्स करके एम फार्मा या पीएचडी करना, दैट इज गोइंग टू बी द बेटर ऑप्शन? क्या लगता है प्रेजेंट सिनेरियो में वो आपको? तो प्रेजेंट सिनेरियो में सर पर्सनल इंटरेस्ट पे जाता है, जिसको मतलब गवर्नमेंट में इंटरेस्ट हो, क्योंकि सभी में अच्छा ही ग्रोथ है फार्मा का। तो यस। मतलब प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में जो जिसको इंटरेस्ट हो गवर्नमेंट सेक्टर में स्टेबिलिटी का जाता है एक तो अच्छा बच्चे इशू कहते हैं कि सर स्टेबिलिटी गवर्नमेंट जॉब में हायर स्टडीज कर लेंगे, उसके बाद वो स्टेबिलिटी शायद नहीं होती जो हम लोग अगर बी फार्मा के बाद गवर्नमेंट में आ जाते हैं। तो क्या ये सही बात है, या फिर ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है? पर्सन को पर्सन वैरी होता है सर, उसका इंटरेस्ट पे जाता है। वो जो उसको इंटरेस्ट हो तो वो दूसरी एग्जाम देके भी क्लियर होके आगे बढ़ सकता है। मतलब यस, फार्मा में नहीं, पर कोई दूसरी होती है जो क्लास 1 2 की जो। यस। ठीक है संजय जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना वैल्यूएबल समय दिया। और मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद है कि जो बेसिक क्वेश्चन उनके थे, क्योंकि बच्चों से इंटरव्यू से पहले मैं इंटरेक्ट करता हूँ जरूर बच्चों से, कि क्या क्या आपके क्वेश्चंस है, वो सारी चीजें मैं बात कर लूंगा उनसे। सो थैंक यू वंस अगेन, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इस डिजर्व सक्सेस के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया है। रियली हम लोग बहुत ही प्राउड महसूस करते हैं, शायद आपकी फैमिली भी प्राउड महसूस करती है। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू, थैंक यू। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का शेट ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं